बताइए। लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री खुल के कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, इस पे गर्व होना चाहिए। वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, वो आरएसएस के हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए, जब बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे उनसे मना कर दिया था कि आप शूद्र वर्ण से आते हो, आपको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप बताइए प्रमोशन में आरक्षण, हमारे अधिकारी क्यों नहीं बन पाते? क्लर्क तो तमाम मिल जाएंगे, लेकिन प्रमोशन जब होता है तो हमारे लोगों को प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था पार्लियामेंट में? ये समाजवादी पार्टी के नेता ने फाड़ा था पार्लियामेंट के अंदर। आजम खान ने क्या बयान दिया था कि बाबा साहब ये जो उंगली करके दिखाते हैं ना, ये कहते हैं कि ये सारी जमीन हमारी है। मतलब यानी कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हो आप पूरे देश। सही मायने में देखा जाए तो यही राम राज्य है। क्यों, मैं बताता हूँ। राम राज्य के अंदर अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो सही मायने में राम राज्य के अंदर ही जातिवाद, अत्याचार चरम सीमा पे था। ये लोग अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इनको समझ आएगा वो राम राज्य की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वे पक्षधर हैं इस बात के कि जाति भेदभाव अपनी चरम सीमा पे दोबारा से पहुंचे। आपको क्या लग रहा है राम के नाम पे ये जातिवाद दोबारा से? जी बिल्कुल। मनुस्मृति भी राम के समय की ही है, इसलिए ये राम राज्य ही लाना चाहते हैं। लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री खुल के कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, इस पे गर्व होना चाहिए। वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, वो आरएसएस के हैं। हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री होते तो वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आरक्षण लागू नहीं करवाते, जो केंद्र सरकार ने लागू करवाया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हम सबको समझना चाहिए, वो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण है 10%। अगर हम इसकी टेक्निकल बातों में जाएं तो सवर्ण जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेता है उसकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख रुपए पर एनम होगी तो वो गरीब माना जाएगा। वहीं ओबीसी की अगर एनुअल इनकम जो 8 लाख रुपए तक होगी या उससे ज़्यादा होगी वो क्रीमी लेयर में माना जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में आएगा। यानी कि सवर्ण के पास 8 लाख रुपए हैं तो वो गरीब है, और ओबीसी के पास अगर 8 लाख रुपए हैं तो वो अमीर हो गया, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बात को बहुतों को समझने की ज़रूरत है, जो लोग अभी तक आरक्षण के मामले में नहीं समझ पा रहे थे। इन सज्जन की बात से आप समझिए कि क्या डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्या है एग्जैक्टली में। एक और टेक्निकल बात मैं बताऊं, गरीब यहाँ पे भारत के अंदर सवर्णों की जनसंख्या कितनी है? 15%। 15% का अगर हम सर्वे करा के देखें तो कितने सवर्ण गरीब होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 2%, 3%। लेकिन उस रेशियो में 15% की जनसंख्या के रेशियो में आरक्षण कितना दिया? 10%। और यहाँ पे बहुजन समाज के लोगों की जनसंख्या कितनी है? बहुजन समाज के लोगों की जनसंख्या है यहाँ पे 85%। लेकिन उनका तो हमेशा कहना प्रतिभा के आधार पर लोगों को चुनना चाहिए। देखिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला है, उन्होंने कहा है कि जो है नंबर और मेरिट, मार्क्स के आधार पे मेरिट डिसाइड नहीं होगी। मेरिट कुछ नहीं होती। सही मायने में अगर देखा जाए तो तमाम लोग मेरिट से आईएएस बनते हैं, लेकिन बाद में जाकर के वो करप्शन क्यों करते हैं? फिर उनकी मेरिट कहाँ चली जाती है? तो मेरिट किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारित नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं जनरल कैटेगरी से आईएएस बन गया, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि मैं मेरिट से आईएएस बनाऊं तो भविष्य में जाकर के मेरे सिद्धांत बदलेंगे नहीं या मैं करप्शन नहीं करूंगा? इसलिए मेरिट से ज़्यादा जरूरी बात यह है कि किस समाज का कितना ज़्यादा उस विभाग में प्रतिनिधित्व है, उसकी जनसंख्या के आधार पर है या नहीं है। ये बात कर रहे थे कि हम जो है हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में बिठाएंगे। देखिए हवाई जहाज़ आ गया है ना, ये हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे। इन्होंने पूरी की पूरी हवाई जहाज़ की कंपनी को ही बेच दिया, ये हवाई जहाज़ में बैठाएंगे। इन्होंने बोला था कि रेलवे के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। इन्होंने सारे रेलवे स्टेशन को प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया, रेलवे को प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर अगर कोई विभाग था वो रेलवे था। LIC की जो मालिकाना हक होता है, कंपनी एक्ट अगर हम पढ़ेंगे तो किसी भी कंपनी के मालिकाना हक जो होता है उसका 51% शेयर अगर होगा तो उसका मालिकाना हक रहेगा। LIC का 51 शेयर जो था वो ख़त्म कर दिया। तो जहाँ से 51% शेयर ही ख़त्म कर दिया तो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कल ही बजट पास किया है वो कहती हैं कि हमने LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, शेयर थोड़ा सा प्राइवेट कंपनियों को दिया है। तो इसका मतलब ही तो प्राइवेटाइजेशन होता है। आप बताइए किसी भी, इधर आ जाइए, आप बताइए किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर या किसी भी सरकारी कंपनी के अंदर अगर मैं अपना व्यक्तिगत पैसा लगाऊंगा या मेरा शेयर जो 20% होगा तो 20% लगभग मैं काम करूंगा तो मैं अपने एम्प्लॉय भी रखूंगा, तो मैं अपने एम्प्लॉय अपने हिसाब से रखूंगा ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था तो है नहीं। और अगर मैं जातिवादी हूँ तो जाहिर सी बात है मैं क्यों दलित लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखूंगा, मैं क्यों SC ST के लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखूंगा। इसलिए प्राइवेट कंपनियों को ख़त्म होना ही चाहिए, इस बात की तस्दीक हम लोगों को करनी चाहिए। जैसे कि आप अस्पताल में जाते हैं, जाहिर सी बात है अस्पतालों में कुछ दिक्कतें होती हैं। हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जाएंगे
तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा होना चाहिए तब आपको जाकर के थोड़ी सी सुविधाएं मिलेंगी, है ना। इसलिए जब सरकार, हमारी सरकार जब बनती है तो अस्पताल भी बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बनती है। योगी आदित्यनाथ मुझे बताते हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कौन सी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है? कौन सी बाबा गोरखनाथ कॉलेज था जिसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया इन्होंने, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को जितना हो सके उतना शिक्षा से दूर किया जाए। क्यों? अभी JNU के अंदर JNU प्रकरण मामला क्या हुआ था कि 150 नंबर का या 100 नंबर का टेस्ट था, जिसमें पासिंग मार्क्स जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए OBC और ST के स्टूडेंट। अगर उनको इंटरव्यू में किसी को 5 मार्क्स मिल जाते, किसी को 3 नंबर मिल जाते तो वो PhD में एडमिशन पा जाता। PhD हमारे समाज में अगर देखा जाए तो PhD तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन पहली बात तो लोग कम पहुंच रहे हैं, दूसरा ये है कि जो पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं उनको भी पीछे धकेल दिया जाता है। क्यों? इंटरव्यू में किसी विद्यार्थी के अगर 5 नंबर मिल जाते तो उसको PhD में एडमिशन मिल जाता, तो उसको कितने नंबर दिए? 3 नंबर, जानबूझ करके। क्या 5 नंबर वो लाने लायक नहीं था? जब वो व्यक्ति रिटर्न में अच्छे नंबर लेके आ सकता है तो क्या इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकता? आपने एक बात कही कि किसी तरह का विकास इन लोगों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ नहीं खोला है, ठीक है, लेकिन मायावती जी पर ये हमेशा से इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सिर्फ हाथी बनाया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। देखिए सुनिए, अगर ये कहें कि बहन जी ने सिर्फ हाथी बनाए हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। अगर हम कहीं भी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो आज भी हमारे समाज के अंदर इतना मतलब अंधविश्वास है, तो कहीं मंदिर मिल जाता है तो हम सर झुकाते हैं, है ना। मंदिर वाली पूरी बात सुनिए, कहीं मंदिर मिल जाता है तो हम सर झुकाते हैं। आप ये बताइए दलितों की आइडेंटिटी क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी, उनका कल्चर क्या होगा, वो कौन से तीर्थ स्थल पे घूमने के लिए जाएंगे? हमारे पास क्या है देखने के लिए, घूमने के लिए? दलितों को मंदिरों से पीट के भगा दिया जाता है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास परिवर्तन स्थल होने चाहिए जहाँ पे हम अपने महापुरुषों का इतिहास जान सकें, ताकि हम प्रेरणा ले सकें, ताकि हम प्रेरणा लेने के बाद में दोबारा से अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाने की या फिर गुलाम बनाने की साजिश रचेगा तो हम उसको माकूल जवाब दे सकें। इसलिए कोई ये कहता है कि हाथी बना दिए, हाथी जो वहाँ पे बनाए हैं वो पार्टी के चुनाव चिन्ह के संदर्भ में नहीं बनाए हैं। हाथी तो हमारे बुद्ध धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का प्रतीक है। हाथी जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और सबसे ज़्यादा सहनशील होता है। इसलिए हमको कभी भी इस बात पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आप एक बात बताइए, ये कहते हैं कि आपने पार्क बना दिए, तो आप एक बात बताइए, पार्क के अंदर रख रखाव के लिए, साज सज्जा के लिए किसको रोजगार मिला? अपने लोगों को रोजगार मिला। इन्होंने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के आसपास की जमीन जो दलितों की थी, IAS ब्राह्मणों को तैनात कर करके इन्होंने सवर्णों को सारी की सारी जमीन दलितों को भ्रमित करके सारी जमीन ब्राह्मणों के नाम करवा दी। IAS लोगों ने सारी दलितों की जो ज़मीन थी वो अपने नाम करा ली, उनको बहला फुसला करके। तो एक बात बताइए, मेरी ज़मीन अगर किसी ऐसे स्थान पे होगी जहाँ पे मेरा अच्छा रोजगार चलेगा तो मैं पैसे में बढ़ जाऊँगा, तो कोई सवर्ण की हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरा शोषण कर सके, क्योंकि मैं आर्थिक तौर से मजबूत हूँ। इसलिए चाहते हैं कि पहले इनकी शिक्षा को ख़त्म किया जाए, उसके बाद इनके पैसे को ख़त्म किया जाए। जब व्यक्ति के पास 3 चीज़ें होती हैं, पैसा और शिक्षा से वो सुरक्षा करने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें अपने लिए बंदोबस्त कर सकता है। पैसा, शिक्षा और सुरक्षा, ये 3 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, समाज अपने आप गुलाम बनेगा। इसलिए इनके सबसे पहली चोट है वो हमारी शिक्षा के ऊपर। आज ये कहते हैं कि हम इनको फ्री में राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को। आप उनको ऐसा बना क्यों रहे हो कि उनको फ्री में राशन की ज़रूरत पड़ रही है? यही तो मुद्दा है, वो बार बार कहते हैं कि हमने इतने लोगों को फ्री में वैक्सीन दी है, फ्री में राशन दिया। ये जोर जोर से मतलब कहा जा रहा है। देखिए, एक सर्टिफिकेट है जिस पे लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, आपने फ्री में हमको वैक्सीन दिलाई। मोदी जी क्या चाय बेच करके लाए थे क्या ये पैसा? गरीबों का मोदी क्या ये पैसा मोदी जी चाय बेच करके लाए थे क्या? पहली बात। दूसरी बात, सरकार किस लिए लोकतंत्र के अंदर सरकार किस लिए बनती है? लोकतंत्र के अंदर सरकार बनती है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो स्टेट का वेलफेयर करे। जब सरकार की ये ड्यूटी बनती है तो किस बात का एहसान? सरकार का किस बात का एहसान? सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है वो लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। सरकार का कर्तव्य है वो लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। इसलिए ये कोई एहसान नहीं किया है किसी ने। मोदी ने फ्री में, इससे पहले क्या राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय बनवाए? तो क्या हम ये कहें कि राजीव गांधी जी ने बहुत बड़ा एहसान किया? ये उनका दायित्व था जो उन्होंने किया। जवाहर नवोदय विद्यालय बनवाए। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ 7 साल। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में भी
जाने लायक हुआ, वो मुझे जाने का अधिकार मिला, उसकी देन राजीव गांधी नहीं है, उसकी देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनकी बदौलत मुझे पढ़ने का अधिकार मिला, इसलिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में गया। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि राजीव गांधी जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अगर ये अधिकार दिलाते ही नहीं तो आज उन दरवाज़ों को हम देख ही नहीं पाते। इन्होंने वैक्सीन लगवाई, इन्होंने फ्री में राशन बंटवाया, कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि ये पैसा इनका नहीं था। आज से पहले क्या टीकाकरण कभी हुआ नहीं? क्या पोलियो का टीकाकरण फ्री में नहीं हुआ? क्या पोलियो दवा फ्री में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई? बताइए। यंग है, अगर बसपा की सरकार बनती है तो क्या बदलाव होगा? देखिए, बहुत सारे यहाँ पे बसपा के समर्थक भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे चंद्रशेखर भाई के समर्थक भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पे चंद्रशेखर भाई के समर्थक भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर बीजेपी के समर्थक भी होंगे। मैं जो है किसी अन्य पार्टी का समर्थक हो सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, बसपा अगर यहाँ पे आएगी तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। किस तरह का अत्याचार? मैं बता रहा हूँ। हाथरस के अंदर क्या हुआ? हाथरस के अंदर एक दलित कम्युनिटी की महिला का रेप होता है। दरअसल सवर्ण लोग क्या कहते हैं कि आप किसी रेप को जाति की नज़र से क्यों देखते हैं? मैं ये कहता हूं कि हम रेप को जाति की नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन जब किसी दलित कम्युनिटी के महिला का रेप होता है और उसकी जाति पता लगती है तो जाति के अनुसार ही पुलिस कार्रवाई करती है। इसीलिए जाति की नज़र से रेप को देखना चाहिए कि रेप अगर दलित कम्युनिटी के महिला का होता है तो पुलिस FIR नहीं करती, तत्काल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, मेडिकल तक एक महीने लेट हो जाते हैं। आप बताइए, इस उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग का जो मुखिया है, DGP है, वो क्या कहता है जब हाथरस में रेप हुआ था कि लड़की का किसी भी प्रकार से रेप नहीं हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी पर सीमेंट नहीं पाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस है कि बॉडी पर सीमेंट नहीं पाने का मतलब ये नहीं होगा कि उसका रेप नहीं हुआ और पुलिस को ऐसा स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का स्टेटमेंट देने की? क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके पास आई? क्या किसी की जांच आई कि लड़की का रेप हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन भाजपा तो कह रही है जिसकी जहाँ बहुमत की सरकार है, अभी चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों, तो वो तो बार बार कह रहे कि महिला एकदम सुरक्षित है। जानवरों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही हैं। नहीं, वो तो कह रहे कि हमने गुंडों का सफाया भी कर दिया है। कौन से गुंडों का सफाया किया है? इन्होंने क्या किया है? जो जातिवादी नहीं होने देते थे, जो लोग जातिवाद को नहीं मानते थे, जो जातिवाद के प्रखर विरोधी थे, उनको इन्होंने क्या किया? उनको ख़त्म करवा दिया या एनकाउंटर करवा दिया या जेल में डलवा दिया। अब इन्होंने अपने गुंडे प्रायोजित खड़े कर रखे हैं। दरअसल गुंडई बदल गई है। गुंडई किस तरीके से बदली है कि पहले लोग हुआ करते थे ऑफिशियल गुंडे, जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं था। अब पॉलिटिकल गुंडे आ गए हैं, यानी कि जो गुंडे बाहर थे वो राजनीति में आ गए हैं, वो असल में गुंडे ही कर रहे हैं। जैसे अमित शाह देख लीजिए, कौन है अमित शाह? कौन है बताइए भाई साहब, बता रहे हैं? योगी कौन है? अमित शाह ने महाराष्ट्र के अंदर CBI जज जो थे जस्टिस लोया, उनकी हत्या करवाई। क्या इसकी जांच हुई? क्यों करवाई? क्योंकि जज ने ईमानदारी से ये कह दिया था कि आप होंगे गृह मंत्री, आप होंगे कहीं के भी मिनिस्टर, लेकिन हमारा आदेश है आपको अगर कोर्ट में आकर के पेश होना है तो होना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। लेकिन वो नहीं हुए और दूसरे दिन उनकी हत्या हो गई। आप जस्टिस मुरलीधर को देख लीजिए। दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए थे तो ब्रजेश ठाकुर, ब्रजेश ठाकुर नहीं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठाकुर सरनेम में लगाते हैं दिल्ली में जो, और एक शर्मा नेता जो आम आदमी पार्टी में थे वो भाजपा में चले गए। उन दोनों ने क्या नारे लगाए थे? देश के गद्दारों को, और उसके बाद में क्या बोला था आप सब लोग जानते हैं? अनुराग ठाकुर ने क्या नारे लगवाए? तो जस्टिस मुरलीधर ने ये बोला था कि जिन लोगों ने लोगों को दंगा करने के लिए उकसाया है उनके खिलाफ DCP ने FIR क्यों नहीं करी? क्या कारण है? तो उन्होंने आदेश किया था कि तत्काल इनके खिलाफ भी FIR करके मुझे चार्जशीट फाइल करके मुझे दी जाए। तो जब ये बोला था तो पुलिस ने जो किया सो किया। उसके बाद में सरकार ने क्या किया या कॉलेजियम सिस्टम ने क्या किया? रात के अंदर जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफ़र करा दिया गया। लेकिन ट्रांसफ़र तो किया, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आती है। वो इतने ईमानदार जज थे कि जब उनकी फेयरवेल हुई थी तो पूरे के पूरे कोर्ट के अंदर खड़े होने की जगह नहीं बची थी। आज वो उड़ीसा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुरलीधरन। तो सरकार ईमानदार लोगों को चाहती नहीं। हालांकि जस्टिस मुरलीधर खुद सवर्ण है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके जजमेंट बहुत अच्छे हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। जिस दिन उनके सिद्धांत बदल जाएंगे, उनके अभी डंके की चोट में आंख डाल करके विरोध किया जाएगा। जैसे कि DY चंद्रचूड़ साहब हैं, वो काफ़ी अच्छे जजमेंट देते हैं, लेकिन राम मंदिर पे उनकी चुप्पी क्यों रखी? उन्होंने अपने आप पे सवाल खड़ा करने का मौका क्यों दिया? वो तो बीजेपी का ही सबसे बड़ा मुद्दा, उसी के बिहाफ पे तो वोट दिए हैं ना पब्लिक। बिल्कुल, इन्होंने उसी पे तो वोट दिए हैं। जब पहले जो जज थे जस्टिस खेयर सिंह थे या जस्टिस TS ठाकुर थे, उनके स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने बोला कि राम मंदिर किसी भावना का या किसी आस्था का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक ज़मीन का मुद्दा है।
तो लोगों को लगा चल भाई अब कहीं ना कहीं कुछ शांति मिलेगी। लेकिन ये लोग आए, इन्होंने क्या बोला कि राम मंदिर जो है एक तरीके से आस्था का मुद्दा है, तो राम मंदिर को उन्होंने आस्था का मुद्दा बना दिया, फिर ये रिलीजन का फंडामेंटल राइट बन गया, लोग फंस गए। अब सीधी सी बात ये है, अगर इन्होंने जजमेंट सही किया है, हम ये मान भी लें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अच्छा जजमेंट दिया है, कैसे दिया भाई? अगर आपने निष्पक्ष जजमेंट दिया होता तो फिर आपने मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन क्यों दी? क्या डर था आपको? क्या डर था? असल में लड़ाई राम मंदिर की थी नहीं, लड़ाई थी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है उसकी। इन्होंने राम मंदिर की बनाई और हमारे लोग थोड़े से बेचारे इतने भोले वाले हैं कि आप इनको एक बात बताइए, भूखे पेट क्रांति नहीं होती। जिस व्यक्ति के घर में दाना नहीं है उसको पहले चाहिए खाना। तो बीजेपी चाहती है कि इन लोगों को गुलाम बनाया जाए, लेकिन ये लोग अपने बच्चों को जिस दिन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जब ये स्वाभिमान की कीमत समझ जाएंगे, तब इनको समझ आएगा कि हमें फ्री में जो राशन मिल रहा है वो हमारी बदहालगी है, वो हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारी गुलामी की ओर बढ़ते हुए कदम है। इसलिए जो फ्री में राशन मिल रहा है ना, इस राशन को आप लीजिए या नहीं लीजिए, ये आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन आप सरकार की मंशा को समझिए कि सरकार आपको फ्री में राशन दे क्यों रही है, कारण क्या है इसका। अगर सरकार फ्री, चलिए एक बात बताइए, सुनिए, कुछ सवाल खड़े होते हैं। सरकार, सुनिए, सरकार फ्री में राशन क्यों दे रही है? सरकार फ्री में राशन देना बंद कर दे, हम कह रहे हैं। सरकार फ्री में राशन देना बंद करके सरकार फ्री में शिक्षा दे, सरकार फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था दे, सरकार फ्री में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था दे, राशन हम अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अभी उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ, मिड डे मील की एक महिला की ड्यूटी लगी मिड डे मील के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वहाँ पे बच्चों ने ये कह दिया कि हम दलित महिला के बने हुए हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने माकूल जवाब दिया दलित समाज के बच्चों ने कि आप अगर हमारी समाज की महिला के बने हुए हाथ का खाना नहीं खाओगे तो हम भी आपकी समाज की महिला के बने हुए हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो उस पर जांच बैठी, जांच बैठने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो मजबूरन उन्होंने उसी दलित महिला को नौकरी देनी पड़ी। तो इसलिए जब हम जागरूक हो जाएंगे ना, दरअसल अधिकार कोई भीख नहीं है जो आपको मांगने से मिलेगी, ये आपको गिरेबान पकड़ करके छीननी पड़ेगी, ये छीननी पड़ेगी, है ना। अब काम हाथ जोड़ने से नहीं चलेगा, अब काम मुट्ठी बांधने से चलेगा। ये थे एक युवा जो हमें बता रहे थे, कई चीज़ों को लगातार बताते जा रहे थे, और अंत में एक बड़ी बात कही है, राशन नहीं शिक्षा चाहिए, सरकार फ्री में शिक्षा दे जिससे आने वाली जनरेशन का भविष्य अच्छा है। ये शिक्षा होगी तो हम बाकी चीज़ें खुद ब खुद ले लेंगे। मैं पूनम मसीह, मुख्य नायक से, आगरा।